गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाणिज्य संकाय में क्यों महत्वपूर्ण है लेखांकन, हिसाब किताब रखना क्यों जरूरी है। इसके लिए देखिए इसके अंदर अपने 2-3 बातें देखी थी। एक तो देखिए सौदा है क्या चीज। सौदे को मतलब व्यापार या लेन देन एक तो कहते हैं इसको। लेन देन में पक्षकार कितने होना जरूरी है और उस लेन देन को करने के लिए प्रतिफल जरूरी है। 3 चीजें अपन ने देखी थी कि पहली बात कि एक तो सौदा या लेन देन कहते हैं जिसको है, एक तो लेन देन जिसको कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस लेन देन को करने के लिए पक्षकार कितने जरूरी है, आवश्यक पक्षकार। और तीसरी बात कि इसके लिए प्रतिफल कैसा होना चाहिए, प्रतिफल कैसा होना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि हिसाब किताब रखने के लिए क्या पद्धतियां भी हैं क्या, या कोई ऐसा चलता है मनमर्जी का काम। हिसाब किताब रखने की पद्धतियां कितनी है, इसकी कोई प्रणालियां भी चलती है क्या। जैसे अपने साइंस के अंदर देखते हैं न्यूटन का सिद्धांत चलता है, फिजिक्स में अन्य कई प्रकार के सिद्धांत चलते हैं, गति के, बल के, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग जो प्रणालियां हैं, सिद्धांत वो चलते हैं। वैसे अपने कॉमर्स में भी हिसाब किताब रखने की कोई पद्धतियां भी हैं क्या, आज इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे कि कल जो अपन ने अध्ययन किया था वो लेन देन क्या था। लेन देन या सौदा, यदि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को कोई वस्तु हस्तांतरण करता है तो उस वस्तु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि उसका प्रतिफल चुकाता है तो इस प्रकार के विनिमय को अपन लेन देन कहते हैं, सौदा कहते हैं। और नॉर्मली अपने घरों में दैनिक व्यापार में ऐसे लेन देन आपको देखने में मिलेंगे। घरों में भी अपन कोई वस्तु एक्सचेंज करते रहते हैं। एक घर की वस्तु दूसरे घर में दे आते हैं, दूसरी वस्तु इसी घर से वस्तु ले आते हैं। दैनिक व्यापार में भी ऐसा होता है और वो विनिमय वस्तु से वस्तु हो जाता है, पैसे का लेन देन नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर व्यापार के अंतर्गत भी विनिमय होता है। विनिमय वस्तु प्रदान की जाती है, हो सकता है बदले में प्रतिफल आर्थिक रूप से मिल रहा हो, यानी पैसे के रूप में मिल रहा हो सकता है आपने कोई वस्तु प्रदान की हो, बदले में ही आपको कोई दूसरी वस्तु मिल रही हो। तो ऐसा विनिमय जो होता है, ये विनिमय आपको क्या कहलाता है, लेन देन कहलाता है, सौदा कहलाता है। इसको व्यापार भी कहते हैं, इसको व्यापार भी कहते हैं। फिर बात आती है ऐसे लेन देनों को करने के लिए पक्षकार कितने जरूरी है। तो कल अपने बात की थी कि किसी भी व्यापार के अंदर 2 पक्षकारों का होना बहुत जरूरी है। पहला तो विक्रेता, क्योंकि विक्रेता बिना वस्तु बिकेगी नहीं, और दूसरा क्रेता, और क्रेता बिना वस्तु को खरीदेगा नहीं। तो ऐसे व्यापार के अंदर इस लेन देन को पूरा करने के लिए हमारे पास में पक्ष कितने होना जरूरी है, 2, एक तो विक्रेता और एक क्रेता। अब क्रेता वस्तु को विक्रय करता है, वस्तु को बेचता है, और क्रेता उस वस्तु को खरीद करके उसका भुगतान करता है। उसका क्या करता है, भुगतान करता है, आर्थिक प्रतिफल के तौर पर उसका भुगतान करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह सौदा नहीं होगा जिसमें प्रतिफल ही नहीं हो, उसको सौदा नहीं कहा जाएगा। अगर कोई सौदा हुआ, ऐसा कोई लेन देन या ऐसा कोई विनिमय जिसमें प्रतिफल उत्पन्न ही नहीं होता, तो वो सौदा नहीं कहलाएगा, वो सौदा नहीं कहलाएगा। आपने किसी से धोखे से आपने कोई पैसा लिया या कोई वस्तु लिया, बदले में आपने क्या दिया, धोखा। तो धोखे को मैं पैसे में तो माप नहीं सकता, उसको तो मैं पैसे में माप नहीं सकता, उसका प्रतिफल भी नहीं बता सकता। तो ऐसी स्थिति में वो लेन देन नहीं है। आपने किसी से वस्तु छीन करके ले आए, लड़ाई देंगे कैसे भी, लेकिन वो प्रतिफल नहीं है, बदले में क्या मिला,
प्रतिफल का मतलब वो होना चाहिए जिसका मूल्य आंका जा सके, प्रतिफल वो होना चाहिए। आपने यदि कोई एक वस्तु के बदले में वस्तु भी दी है तो उस वस्तु का मूल्यांकन होना जरूरी है और ये पता होना चाहिए कि ये वस्तु इतने की है, इतने की है। आप जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, आपके पास में कोई पुरानी मोटरसाइकिल है, उस पुरानी मोटरसाइकिल से आप नई मोटरसाइकिल निकलवाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उस पुरानी मोटरसाइकिल को आप गाड़ी के शोरूम में ले जाओगे, ले जाकर के बोलोगे साहब इसका कोई वैल्यू आकलन करो। क्यों? क्योंकि आप वस्तु लेंगे नहीं, लेकिन वस्तु के बदले आप वस्तु भी देना चाह रहे हैं। तो वो शोरूम वाले व्यक्ति, अधिकारीगण जो भी है, वहाँ पर उस गाड़ी का मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी कीमत इतनी है, तो उतने रुपए तो आपको देगा ही देगा। तो प्रतिफल तो उत्पन्न हुआ, चाहे कैसे भी दिया, लेकिन प्रतिफल है। तो प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। तो विक्रेता माल को बेचेगा, विक्रेता वस्तु को बेचेगा और बदले में क्रेता उसको प्रतिफल का भुगतान करेगा। अब प्रतिफल कैसे भी हो सकता है, लेकिन प्रतिफल होना जरूरी है। बिना प्रतिफल के कोई लेन देन नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक बात, क्रेता भुगतान किस रूप में करेगा? तो भुगतान करने के लिए उसके पास कई विकल्प है। जब एक विक्रेता के पास में वस्तु को बेचने के कई विकल्प है, तो क्रेता को भी भुगतान करने के आज के इस डिजिटल युग में बहुत सारे विकल्प है। विक्रेता बेचने का कई माध्यम बनाता है, जगह जगह वेयर हाउसिंग खोल के माल को बेच सकता है, स्वयं बेच सकता है, मार्केटिंग करके बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है, एजेंट नियुक्त करके बेच सकता है, सेल्समैन नियुक्त करके बेच सकता है, डीलरशिप देकर के माल को बिकवा सकता है, कैसे बिकवा सकता है। जब विक्रेता को बेचने के जब विकल्प है तो क्रेता को भी इसका भुगतान करने का विकल्प है। भुगतान वस्तु के बदले वस्तु दे सकता है, भुगतान नकद में कर सकता है, भुगतान चेक से कर सकता है, भुगतान डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है। और आजकल तो कई ऐप, कई डिजिटल तरीके आ गए, उसके माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सारे एक बैंक ही माने जाते हैं। ये सब के सब बैंक ही माने जाएंगे। ये एक बैंक का रूप है एक तरीके से, क्योंकि पैसा तो अकाउंट से कटता है, बैंक से कटता है, तो ये भी फोन पे, गूगल, पेटीएम, ये जितने भी हैं ये सारे बैंक ही माने जाएंगे। अब आपका जो क्रेता है वो भुगतान किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो सारगर्भित रूप से कहना यह है, मेरा तो संक्षिप्त मोटी मोटी बात ये करनी है कि विक्रेता जब माल को, वस्तु को बेचता है तो प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। कुल मिला की बात ये, अब वो प्रतिफल चाहे कैसे भी देता रहे, लेकिन प्रतिफल होना बहुत जरूरी है। बात करें प्रतिफल की, तो प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे। और अपन ने कल ये भी देखा था कि हिसाब किताब रखेगा कौन? हिसाब किताब रखेगा केवल विक्रेता, क्योंकि क्रेता जो वस्तु खरीदा वो दो ही पर्पज के लिए खरीदा, या तो उपभोग करने के लिए और या फिर वापस उसको बेचने के उद्देश्य से। भाई क्रेता दो प्रकार से वस्तु खरीद सकता है, या तो वह उसका उपभोग करेगा और या फिर उसको बेचेगा दोबारा। जैसे आपके छोटे छोटे जो किराने के जो दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, बड़े थोक विक्रेता से वस्तु खरीदते हैं और ला करके फिर बेचते हैं, फुटकर के तौर पर बेचते हैं। तो वो भी क्या है, दोबारा बेचने के मकसद से खरीद करके ला रहा है। तो क्रेता, अपन तो ये मान के चलते हैं कि क्रेता यहाँ पर उपभोग के लिए लाया, चलो वो तो उपभोग कर लेगा। और अच्छा हिसाब किताब अगर व्यक्तियों ने बेचने के मकसद से भी लाया है तो हिसाब किताब क्रेता रखो। विक्रेता से क्या मतलब है, बिजनेसमैन, इस कॉमर्स में खुद को बिजनेसमैन मानना है, खुद को एक व्यापारी मानना है कि मैं, ये मेरा व्यापार है और मेरे इस व्यापार में मैं किस प्रकार से इसमें लेखांकन कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना है खुद को। अब खुद आप विक्रेता हैं, तो आप अगर विक्रेता हैं और वस्तु को बेचते समय आप इसको किस प्रकार से लेखांकन कर सकते हैं, या आपका लेखांकन सर्वोत्तम तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, ये व्यापारी पर, कुशलता पर और उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। देखिए आज हम बात करेंगे कि हिसाब किताब रखेगा कौन। पहली बात तो विक्रेता। अब आप ये मान के चलिए इस कॉमर्स में कि आप खुद एक व्यापारी हैं, एक व्यवसायी हैं,
तो आप अपने हिसाब किताब किस प्रकार से रख सकते हैं सर्वोत्तम तरीके से। तो आओ ऐसे आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से हिसाब किताब रखते हैं, क्या तरीका है और क्या और भी कोई लॉजिक है क्या। देखिए हिसाब किताब रखने की कई पद्धतियां चलती आई हैं। आज के वैदिक काल से लेकर के यहाँ तक कि आपको रामायण महाभारत में भी आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा लेखांकन का। रामायण काल के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना करी थी उसमें भी उस पर एक एक चीज का उल्लेख किया हुआ है, एक एक चीज का। कहाँ कहाँ रुके थे राम जी, कितने सैनिक मारे गए हैं, ये इनका उल्लेख कर रखा है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये लेखा शास्त्र आज का विषय नहीं है, आज के पहले से पहली शताब्दियों तक चलता आ रहा है, बहुत पुराना विषय है। जैसे आर्ट्स के अंदर कला वर्ग के अंदर इतिहास अपन पढ़ते हैं, बहुत पुराना इतिहास है। वैसे लेखा शास्त्र भी एक बहुत पुराना विषय है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और आपको उल्लेख मिल जाएगा वैदिक काल में जब कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी और उस अर्थशास्त्र से वहीं से आपकी नींव चालू हो गई लेखा शास्त्र की। अर्थ का मतलब पैसा, शास्त्र एक विद्या है। तो अर्थ नाम की, पैसे नाम की जो विद्या थी वो प्राचीन काल से चलती आ रही है, हिसाब किताब की चलती आ रही है। तो ये हिसाब किताब रखने की पद्धतियां तो प्राचीन काल से चलती आ रही है। और प्राचीन काल से लेकर के आज तक की विधियां अगर अपन चर्चा करें तो बहुत सी विधियां हैं और उनको पढ़ पाना भी शायद मेरे ख्याल से नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। तो आइए ऐसी पद्धतियों की अपन व्याख्या करते हैं। सबसे शुरुआत में जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ उस टाइम कारिंदा लेखांकन चलता था। कारिंदा लेखांकन सबसे प्राचीनतम विधि, कारिंदा लेखांकन। और ये जो लेखांकन चलता था तो पहले के जमाने में टका, कौड़ी, पैसा, तो इस प्रकार से जो पुरानी जो मुद्राएं थी उसमें लेखांकन का ये पद्धति काम में ली जाती थी। उसके बाद भारतीय पद्धति है, वो भारतीय पद्धति थी भारतीय इकरा लेखा प्रणाली। इकरा लेखा प्रणाली ये प्राचीनतम विधि है। ये इकरा लेखा प्रणाली में क्या होता था, वो जो व्यवसायी होता था वो केवल अपने पास में एक सादा रजिस्टर रखता था और सादे रजिस्टर में जितना उधार और जितना नगद था या जितना जो भी अपना हिसाब रखना होता था उसको लिख करके रख लेता था। लिखना पड़ेगा, हिसाब में लिखना पड़ेगा। हमारे लेखा शास्त्र में एक कहावत आती है हिंदी में कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। लेखांकन की जड़ है ये पंक्ति, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। यानी पहले लिख, पहले हिसाब किताब को लिखो, पहले लिख, पहले हिसाब किताब लिख, पहले हिसाब किताब की पुस्तकों में रिकॉर्ड रख, पहले लिख पाछे दे, बाद में जो वस्तु मांगता है वो वस्तु दे। कोई चाहे वो मुद्रा का लेन देन हो चाहे वस्तु का लेन देन हो, बाद में दे। तो पहले लिख पाछे दे और भूल पड़े तो कागज से ले। भूलना आदमी का स्वभाव है, मैंने कल भी बात की थी कि भूलना आदमी का स्वभाव है, कब भूल जाए पता नहीं चलेगा। तो भूल पड़े तो कागज से ले। अगर बाद में यदि भूल भी जाते हैं तो कागज में अपने जो रिकॉर्ड में रख रखा है ना उसको देखो, उसे पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति से इतने उधार है, फला व्यक्ति से इतने देने हैं, फला व्यक्ति से इतने लेने हैं, सबने को पता चल जाएगा। तो पहले लिख पाछे दे और भूल पड़े तो कागज से ले। तो ये प्राचीनतम पद्धति है कारिंदा लेखांकन, इकरा लेखा प्रणाली। उसमें एक सीधा सा रजिस्टर रखता था, उस सीधे रजिस्टर में अपना हिसाब किताब रखता था। लेकिन उसका एक दोष था,
कि एक रजिस्टर से मुझे ये बता दो कि आप टैक्स की गणना कर लोगे क्या, और कितनी मेहनत होती थी। आप ये देखो उस रजिस्टर में, अगर मान लीजिए उस रजिस्टर में अगर 200 पेज भी हैं तो 200 पेज को पढ़ने पर आज मान लीजिए 200 पेज में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का रिकॉर्ड रखा हुआ है 12 महीने का। अब कल को मुझे मान लीजिए सितंबर का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मैं कितने पेज पढ़ डालूंगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसको लिखने में कितनी मेहनत होती है। इसका उपाय ढूंढने के लिए फिर आई अपनी एक स्वदेशी तकनीक है, खुद की तकनीक है, उसको कहा है भारतीय महाजनी बही खाता। भारतीय महाजनी बही खाता, ये हमारी स्वदेशी भाषा, ये स्वदेशी लेखांकन है, भारतीय महाजनी बही खाता। और इसमें क्या होता था, इसका भी लेखांकन रजिस्टर में ही होता था, लेकिन वो पेजों को उलट के फोल्ड करके फिर बनाई जाती थी। है भारतीय महाजनी पेज में होती थी, लेकिन उसको फोल्ड करके 8 सलबटे बनाते थे और 4-4 सलबटों में लेखांकन होता था। उसकी चर्चा करेंगे एक वीडियो की। और फिर आज जो आधुनिक जो लेखांकन चल रहा है, जो वर्तमान में अपन देखते हैं, वो है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। और आज जो लेखांकन होता है वो इसी प्रणाली से होता है। आज जो लेखांकन होता है वो इसी प्रणाली से होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से। दोहरा लेखा प्रणाली आज जितने से बड़े घराने में, बड़े से बड़े कंपनियों में आज इसी दोहरा लेखा प्रणाली से हिसाब किताब चलता है। और भी कई विधियां, प्राचीनतम विधियां जो चलती आई है, इस प्रकार से ये विधियां होती है। इन विधियों के बारे में कल अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन विधियों के अंतर्गत लेखांकन होता है, और आज हमारी जो भारत की आधुनिक जो लेखांकन प्रणाली है उसमें कैसे लेखांकन होगा, वो चर्चा करेंगे अगले दिन। धन्यवाद।